नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों के सेहतमंद होने की और कुशल मंगल की कामना के साथ आइए शुरू करेंगे आज की हमारी और आपकी स्ट्रेट टॉक। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने के आरोपी बेंगलुरु के शंकर मिश्रा दिल्ली की जेल में कैद हो चुके हैं। दिल्ली जेल प्रशासन के मुताबिक शंकर मिश्रा जेल में बंद उन चुनिंदा कैदियों में से एक हैं जो कि अपर कास्ट से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जॉन ब्रिटिश नाम के एक सांसद हैं जिनका एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में जेल रिफॉर्म्स को लेकर और अपर कास्ट कैदियों को लेकर और दिल्ली के एलजी को लेकर कुछ बातें रखी गई हैं, कुछ आपत्तियां जताई गई हैं। इसी आर्टिकल के हवाले से हम कुछ बातें आपके सामने रखने वाले हैं। इस आर्टिकल में लिखा गया है, इसमें कई आंकड़े सामने आ चुके हैं अब तक जेलों के बारे में, जिससे पता चलता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमजोर वर्ग से आने वाले कैदियों के प्रति बायस्ड रहा है। जेल में बंद कैदियों का डाटा जानकर आपको हैरत होगी कि देश की जेलों में बंद कुल संख्या में से जो शेड्यूल कास्ट से आने वाले कैदी हैं वो 20.9% हैं। शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग से जो कैदी जेलों में बंद है उनकी तादाद 11.24% है। इसी तरह से ओबीसी से जो लोग आते हैं उन कैदियों की तादाद जेलों में 35.06% है। मुस्लिम्स 20% है। ईसाई समुदाय से जेल में बंद कैदियों की संख्या है 2.47% और जो सिख धर्म के कैदी हैं उनकी तादाद भारत की जेलों में है 3.24%। यानी कि ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं इनसे ये स्पष्ट है कि अपर कास्ट यानी कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनको छोड़कर पिछड़े और कमजोर वर्गों से आने वाले लोगों को ही जेल की हवा खानी पड़ रही है, यानी जेल में लंबा समय बिताना पड़ रहा है। ऐसे में हमारा आज का ये सवाल है कि क्या मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है या फिर इसमें बहुत से सुधार होने थे समय के साथ जो कि किए ही नहीं गए। चलिए कुछ तथ्य है जो हम आपको ग्राफिक्स की मदद से यहाँ पर उठाना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी आर्टिकल में जॉन ब्रिटिश ने जो आंकड़े रखे हैं वो ये कहते हैं कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि जेल में बंद 77% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल है। 2020 में ये आंकड़ा 15% कम था, यानी कि एक साल में ही 15% आंकड़ा ये बढ़ गया है। कैदियों में से 25% तो अनपढ़ हैं, यानी कि जो इलिटरेट कैदी हैं उनकी तादाद ज्यादा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कैद या हिरासत के लिए 3 मापदंड बनाए हुए हैं। ये मापदंड क्या है? ये है कि पहला, कैदी नॉन पर्सन नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी कैदी एक नॉन पर्सन नहीं है, उसके मानवीय अधिकार है। दूसरा कि कैदी को सभी मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, ये जेल में भी सुनिश्चित होना चाहिए। और तीसरा मापदंड है किसी भी कैदी के लिए कि कैद की प्रक्रिया में, यानी कि जब कैद की वहां पर अवधि शुरू हो जाती है जेल के भीतर, तो पहले से ही निहित पीड़ा को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि जो जेल के भीतर दिन गुजर रहे हैं उसके तहत जो ट्रायल्स है उसको लेकर भी जो दिनों की काउंटिंग है वो जरूर मायने रखती है, उसको जरूर नोटिस रखना चाहिए। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारतीय जेलों की क्या स्थिति है। जेलों में बंद जो कैदी है वो शायद कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज जो सेक्टर्स है और ग्रुप है, सेक्शन है, वहां से आने वाले लोगों की तादाद जेलों के भीतर ज्यादा है। बावजूद इसके जेलों में कैदियों की संख्या को लेकर कोई नीति खास तौर पर सामने नहीं आ सकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल नवंबर के महीने में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन समारोह में ये कहा था कि इन दिनों नए जेलों को बनाने की बातें की जा रही है, यानी कि नए और बड़ी जेलों को बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जेलों में संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कैदियों की कि वो जो कि क्षमता है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि जेलों में मिसमैनेजमेंट और अव्यवस्था का आलम बरकरार देखा जाता रहा है।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें एक सभ्य समाज के रूप में खुद को विकसित करना है तो हमें जेलों की जरूरत ही क्यों है, ये बात राष्ट्रपति मुर्मू ने कही। बल्कि जो मौजूद है उन्हें बंद कैसे किया जाए, ऐसी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की मुर्मू की सोच है। क्या आप भी राष्ट्रपति मुर्मू की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में सरकारों की नीतियों को ऐसा होना चाहिए कि कैदियों को जेलों में ऐसे ठूस कर रखने की नौबत ही ना आए, नौबत ही ना आए कि बड़ी जेलों को बनाया जाए, नौबत ही ना आए कि जो पिछड़े वर्ग से कैदी, यहाँ पर अनपढ़ कैदी खासकर बताए जाते हैं, उनको इतने दिनों तक जेलों के भीतर सड़ना पड़े, सड़ने पर मजबूर होना पड़े, यातनाओं को झेलने पर मजबूर होना पड़े। क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में भी पता नहीं होता, उनकी कोई जागरूकता नहीं होती इस ओर, ये हमें और आपको सबको पता है। या न्याय प्रणाली में सुधार में जजों और वकीलों के प्रयास भी काफी नहीं रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सब कुछ हम सरकार के ऊपर ही उसका ठीकरा फोड़ दे, ये भी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। जो हमारे जो जज है, जो हमारे जो वकील है, क्या उनके एफर्ट्स काफी हैं, ये भी हम आज के स्ट्रेट टॉक में समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार के चलते पिछड़ों को कानूनी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, ये भी शायद देश के हर एक नागरिक को पता है कि करप्शन कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल जस्टिस है उसमें आड़े आ जाता है। जिस तरह से पिछले दिनों सत्येंद्र जैन की एक वीडियो काफी वायरल की जा रही थी कि किस तरह से तिहाड़ जेल में वो सभी सुविधाओं का वीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे हैं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ विशेष अतिथि आज के जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ भी, सिद्धार्थ सनवारिया जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी लोहड़ी और हमारे दर्शकों को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमें देख रहे हैं विदेशों में बैठे हुए दर्शक। और उनसे अनुरोध है कि आपका जेलों में सुधार को लेकर और क्रिमिनल जस्टिस को लेकर क्या कहना है, भारतीय जेलों की जो दशा है या फिर कैदियों की जो दुर्दशा है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग से, कमजोर वर्ग से कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा है, ना कि अपर कास्ट से आने वाले लोगों की, क्योंकि उन्हें अपने बारे में, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता उतनी नहीं होती है। करप्शन भी कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को फेल करने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, बातचीत शुरू करते हैं आपसे और ये समझेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जस्टिस हो या फिर वकील हो, लॉयर्स हो, एडवोकेट्स हो, क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कैदी हैं उन्हें किस तरह का कानूनी अधिकार मिले, और लंबे समय से अंडर ट्रायल कैदियों को भी जेलों में सड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो क्या है? अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों जुडिशियल ऑर्डर के तहत कस्टडी में होते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनके अंदर वो जेल आती है। क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या ह्यूमन कंडीशंस उनको मिल रही है, जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो मीट हो रही है, इसका सारा दायित्व जुडिशरी के ऊपर है। रही बात वकीलों की, जी इसके पृष्ठभूमि में दूंगा। कल मैं टेलीविजन देख रहा था और उसके अंदर टेलीविजन पे ये यूरोनेटर के लॉयर कुछ भारतनाट्यम के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे वकीलों को देख के और उनकी बातें सुन के लगता है कि क्या ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो कंसर्न बार काउंसिल है, इनके ऊपर प्रोफेशनल, ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का कोई सुयो मोटो कॉग्निजेंस नहीं देंगे। They have degraded the entire women of our country, खासकर वो भरतनाट्यम के ऊपर एक आदमी क्राइम करता है और ऐसे वकील आके उनको डिफेंड करने के लिए अपनी मन गढ़ंत कहानियां निकाल लेते हैं, जिसके अंदर वकील रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम वकील सारे ऑनेस्टली काम करें, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जाए, तो मुझे लगता है कि हम क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं। बट कल का जो वाक्य मैंने देखा, यूरोनेटर के लॉयर उस महिला विक्टिम को और ह्यूमिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर वकील हमारे साथ होंगे तो हम कैसे जस्टिस ले पाए? बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक ऐसे वकीलों का कोई समाधान ना किया जाए। मैं खुद एक वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और मैं बहुत आघात हूँ कि मेरी फ्रेटर्निटी में यूरोनेटर के ऐसे वकील हैं जिनको देख के मुझे खुद शर्म आती है कि उन्होंने बोला क्या।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुड टेक sumoto cognizance and मुझे उन वकील का इंटरेस्ट वगैरह मैं ले रहा हूँ, I will be lodging a complaint against him. How has he degraded the ladies of our country? महिलाओं को उन्होंने खासकर एक सेगमेंट भारतनाट्यम, ये हमारा एक बहुत ही ऑनरेबल डांस फॉर्म है। आप बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऑनरेबल प्रोफेशन जो कि एक सम्मानीय पेशा है वकालत, कहीं ना कहीं इसमें करप्शन या फिर इसमें जो मानवीय मूल्य हैं उनमें इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है कि बात हम अंडर ट्रायल कैदियों की करें या फिर जिनको सजा हो चुकी है उन कैदियों की करें, तो कहीं ना कहीं वकीलों में जो ये मानवीय मूल्यों की गिरावट है ये भी एक बहुत बड़ा कारण जरूर कहेंगे। और जिस तरह से आपने शंकर मिश्रा के वकील की बात कही वो बिल्कुल ही सोचने पर मजबूर करती है कि आप एक विक्टिम जो एक बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी शिकायत सुनी जाए, उसके बाद जब कार्रवाई हो रही है तो किस तरह की बातों का वकील के सवालों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन दर्शकों से अपील है कि कृपया इस पूरे विषय पर आपकी कोई बात है या फिर कोई सवाल है, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमें फोन जरूर मिलाइए। आपके फोन का हमें इंतजार रहता है। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। बड़ी जेल या बड़ा सुधार देश को किसकी है दरकार, आज का यही विषय स्ट्रेट टॉक में और बातचीत हम कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीगल मामलों के जानकार भी हैं सनवारिया जी। आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के एलजी जो हैं सक्सेना, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बाहर एक बहुत बड़ी जेल बनाई जानी चाहिए और उसके लिए जमीन आवंटन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सवाल जो इंडियन एक्सप्रेस की जो आर्टिकल में उठाया है जॉन ब्रिटिश सांसद ने, उन्होंने यही सवाल उठाया है कि रिफॉर्म्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है, रिवेंज पर ध्यान क्यों दिया जाता है। हालांकि मुझे उनकी सभी बातों से पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन रिफॉर्म्स के मामले पर जरूर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देश में कैदियों के रिफॉर्म्स पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता या फिर अंडर ट्रायल कैदियों को किस तरह से जो कानूनी मिलना चाहिए यहाँ पर सहायता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जेलों को किस तरह से और बड़ा बनाया जाए और बड़ी तादाद में वहाँ कैदियों को उनको आवास, उनको निवास दिया जाए, इस पर ज्यादा फोकस दिख रहा है सरकार का। सिद्धार्थ जी आप सुन पा रहे हैं? हमारे साथ जी जी मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी आपकी आवाज जो है वो पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज टूट टूट कर हम तक पहुंच रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप कृपया फिर से कोशिश करें कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है आपकी तरफ से। स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही आपकी। सिद्धार्थ जी आप कुछ जी बताइए। सिद्धार्थ जी बताइए, आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि दिल्ली के एलजी ने जो कहा है कि एक बड़ी जेल दिल्ली के बाहर बनाई जानी चाहिए, तो रिफॉर्म्स पर क्या सरकार का ध्यान कम है? सिद्धार्थ जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल मैं दोहराना चाहूंगी कि क्या देश की सरकार रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि जेलों का साइज, आकार बढ़ाने पर ध्यान ज्यादा है? तो लगता है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सिद्धार्थ जी की आवाज हम तक टूट टूट कर आ रही थी, स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। लेकिन दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर आज का जो विषय है कि जेल बड़ी होनी चाहिए या फिर रिफॉर्म्स, बड़ा सुधार होना चाहिए, इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये आंकड़े कहते हैं कि जेल में, यानी कि देश की जो जेल है वहां पर बंद 77% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल है। और एक बड़ा कड़वा सच ये भी है कि महिलाओं की जो तादाद है जेल में वो भी बहुत चौंकाने वाली है। तो लगता है कि सिद्धार्थ जी दोबारा हमसे जुड़ चुके हैं। जी पहले तो मैं जॉन ब्रिटिश को कंडेम करूंगा जी। हमारे सांसद होते हुए उन्होंने कास्ट के आधार के ऊपर क्रिमिनल्स को क्लासिफाई करना शुरू किया है। क्रिमिनल सिर्फ लीगल सिस्टम से क्लासिफाई होता है, उनके ऑफेंसेस से क्लासिफाई होता है, किसी फैमिली बैकग्राउंड या कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकता। लेकिन जॉन ब्रिटिश ने कई पॉइंट्स ऐसे भी उठाए हैं जो बढ़िया पॉइंट्स हैं।
कि क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल, हमारी जो जेल्स है वो रिफॉर्म्स के लिए नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट के लिए। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं यहाँ इसलिए आपको रोकना चाहूंगी कि बेशक जॉन ब्रिटिश ने अपर कास्ट लिखा है कि उनकी जो तादाद है जेलों में वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा है ही क्यों, क्यों जो उच्च जातियों से, अगड़ी जातियों से जो लोग आते हैं उनकी संख्या कम है, और क्यों जो SC ST और OBC इन सब समुदाय के जो लोग हैं उनके कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं सवाल तो जो है वो सच्चाई को दर्शा ही रहा है। सच्चाई तो है। इस सच्चाई को सुधारने के लिए कास्ट को आपको हटाना पड़ेगा किसी भी सेंसस में। एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और राइट्स। तो क्या हम ये माने कि अभी भी जो देश का पिछड़ा वर्ग है उसमें एजुकेशन की कमी है? बहुत ज्यादा। एजुकेशन, बिकॉज वो किसी लीडर को फॉलो करते हैं, वो एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। उनको इंडिविजुअल वोटिंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा कि वो किस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहेंगे, किसको MP, किसको MLA, किसको काउंसलर बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर जब तक हमारी कंट्री में कास्ट बेस्ड सेंसस और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, ये समस्या हल नहीं हो सकती। जॉन ब्रिटिश का बैकग्राउंड जिस यूनिवर्सिटी में से आते हैं, वहां पर भी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को निकल जाने के लिए भी लिखा गया था, जैसे कश्मीर में लिखा गया था। किसी कास्ट के कारण किसी को हटाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, एंटी नेशनल है। कास्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस। उनके घरेलू मामलों के लिए कास्ट हो सकती है, लेकिन हमारे देश के मामलों में कास्ट का, रिलीजन का कोई रोल नहीं। इसको जितनी जल्दी बंद किया जाए तो हम एक अपना राष्ट्र बना पाएंगे जिसके अंदर इक्वालिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है। आया दूसरी बात है, जॉन ब्रिटिश ने जो पॉइंट उठाया, रिफॉर्म्स के लिए आपको एक ह्यूमन कंडीशन चाहिए। जो जेल्स हैं हमारी सारी ओवर क्राउडेड है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन उनको मैनेज कर पा रहा, हाउसिंग के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, वो रिफॉर्म्स भी क्या करेगा? कैसे वो कोई क्राफ्ट, कैसे वो कोई पॉलिटेक्निक जेल के अंदर चला पाएगा जब तक उनके पास स्पेस नहीं हो? तो जो उप राज्यपाल ने ये सजेशन दिया है फॉर अ लार्जर स्पेस फॉर जेल्स, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जेल्स के अंदर लोगों को ठीक से रख रखाव, अगर कोई भी इनमेट है उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिली जाए, खाने की बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो, उसके बाद ही रिफॉर्म्स आए। जी, एक और उदाहरण है मेरे पास सिद्धार्थ जी, तीस्ता सितलवाड़, जो कि 2002 के दंगों के मामले में सबूतों से जो है फैब्रिकेशन यानी कि गलत सबूत, मतलब गढ़े हुए सबूतों के एलिगेशन है उसके आगे 63 दिनों के लिए जेल में थी वो तीस्ता सितलवाड़। ये तो कानूनी रूप से अवेयर है, इनको अपने राइट्स का भी पता है, लेकिन 63 दिनों के लिए वो जेल में थी, साबरमती जेल में। तो ये भी जो मामले हैं पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। जेल की सुधार की बात हम एक तरफ से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता के खिलाफ अगर आपने कुछ किया है या फिर आप आवाज उठाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जेल में ज्यादा दिनों के लिए रहने पर मजबूर होना ही पड़ता है। तीस्ता सितलवाड़ का जो इशू है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी जिसके तहत उनके ऊपर केस किया गया। अब जुडिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद एक ट्रायल का प्रोसेस है। अब ट्रायल के अंदर उनको जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखा गया? पुलिस कस्टडी में नहीं, वो जुडिशियल कस्टडी में थी। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जी, अब उन्होंने क्या कोई फैब्रिकेशन की है, क्या पर्जरी हुई है, उसका तो ट्रायल बताएगी जी। परंतु अगर हम आज उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ जेल में थी, क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जेल रहने लायक नहीं है। अगर ये हाउसिंग ठीक हो, जैसे हॉलैंड की जेल है नेदरलैंड्स में, वहां पे आदमी आराम से रहते हैं, इट जस्ट लाइक होटल, जो मैंने कई जगह देखा है। तो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि ये जेल में है। इंडिया के अंदर पुलिस स्टेशन, जेल, ये एक ड्रैकोनियन सेल है। जैसे काला पानी हुआ करता था, वो ऐसा काला पानी था कि जिसका नाम सुन के लोगों के अंदर सिरन उठ जाए, कांप जाए।
वही सिस्टम आज हमारा अंग्रेजों का हर जेल में कैरियर फॉरवर्ड किया हुआ है। लोगों को डर है कि वो जेल जाएंगे, जेल जाने का मतलब है कि क्या वापस आएंगे या नहीं, क्या उनको वहां पे रहने की सुविधाएं मिलेगी या नहीं। पर सबसे गंभीर सवाल ये भी है कि जेल में, भारत की जेलों में ऐसी महिलाएं भी, अंडर ट्रायल कैदी महिला कैदी भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ जेलों में रहने पर मजबूर है। ये मानवीय जो कितनी असंवेदनशीलता है भारतीय जुडिशियल सिस्टम की, वो भी एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पर भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्ट्रेट टॉक से जुड़िए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। और आज स्ट्रेट टॉक में एक बेहद गंभीर मुद्दे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिनवारिया से देश को बड़े जेल या बड़े सुधार की जरूरत है, इस पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ब्रेक पर जाने से पहले महिला कैदियों की बात को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि ये जो नंबर एनसीआरबी के हैं मेरे पास 2021 के ये नंबर हैं और ये फिगर्स बताते हैं कि देश की जेलों में 22,918 जो कैदी हैं वो महिला है और इन कैदियों में भी जो बच्चों की तादाद है इन महिला कैदियों की वो भी कम नहीं है। वो लगभग 1601 तादाद बच्चों की है जो कि अपनी माँ जो कि कैदी है, अंडर ट्रायल है, उसके साथ जेलों के भीतर रहने को मजबूर है। और जेलों की हालात तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगी कि मानवीय आधार हो, इस पर तो हमारा पूरा का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेल हो चुका है या फेल नजर आता है। सिद्धार्थ जी, मैं तो बोलूंगा किसी भी महिला को जेल भेजने का मतलब है कि उसकी सारी जिंदगी तबाह कर। पहले हमारे समाज में महिला को घरों में बंद किया जाता है, उनके ऊपर ताने मारे जाते हैं, उनको बहुत बोला जाता है कि फ्रीडम नहीं दी जाएगी। जो महिला अगर एक बार जेल होके आ गई, उस महिला के लिए समाज में रहने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जी। वो वापस समाज में वो महिला कभी नहीं आ पाती, ना ही उनके बच्चे आ पाते। क्रिमिनल जस्टिस हमारी कंट्री का टोटल फेलियर, मैं एज ए लॉयर बोलूंगा कोलेस्ट्रल फेलियर। इसके अंदर लॉयर, जुडिशरी, समाज और स्टेट सारे रिस्पॉन्सिबल है। हमें जो जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए वो आ नहीं पा रहे। हमें जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि नॉट दैट की जजेस अकाउंटेबल हो, जजेस अकाउंटेबिलिटी ले कि जेल में हो क्या रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जुडिशियल ऑर्डर के अंडर कस्टडी में जाते हैं, जुडिशियल कस्टडी हो जब तक अंडर ट्रायल है, और उसके बाद कन्विक्ट है वो भी ऑर्डर के तहत कोर्ट के सजा का जी। तो वो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के संदर्भ के अंदर किसी भी महिला को जेल भेजने से पहले बहुत सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या वो ऑफेंस इतना संगीन है कि उस महिला को कंडेम कर दिया जाए जीवन भर के लिए जी। एक और यहाँ पर केस है जिसके बारे में मैं अपने शो के दौरान जरूर बात करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश का ये मामला है कि एक कैदी जो कि रेप के मामले में दोषी भी करार दे दिया गया था, वो जेल की सजा भुगत रहा था और 20 साल के बाद जब वो हाईकोर्ट में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, शुरुआत से ही कह रहा था कि मैंने ये जो क्राइम है ये नहीं किया है, नहीं किया है, और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया और उसके खिलाफ जो आरोप थे उसे खारिज कर दिया। और 20 साल के बाद इस जो आदमी है इसको लोगों को पता चला कि ये निर्दोष है। तो ये जो 20 साल का वक्त गया, क्योंकि वो एक कमजोर तबके से आता था, उसे कानूनी सहायता या कानूनी मदद जिस तरह की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। बाद में वो कानूनी लड़ाई लड़ने में कामयाब हो पाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे जस्टिस मिला। तो कहीं ना कहीं देश में ऐसे मामलों की, ये तो एक उत्तर प्रदेश के गांव का छोटा सा मामला है, लेकिन 20 साल इस युवक ने जेल में बिताए उस सजा के लिए जो कि उस क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। सिद्धार्थ जी, और ऐसे बहुत सारे जो है मामले होंगे देश के भीतर। मेजॉरिटी मामले फॉल्स होते हैं। आपको मैं केस का विवरण देना चाहूंगा। एक अनुसूचित जाति की सफाई कर्मचारी महिला जिसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ राखी बांध के,
मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने उनका केस लड़ना शुरू किया सन 2006 में, जी, जब उनके ऊपर एट्रॉसिटी हुई। 5 डेट नोट कीजिएगा, 5 अप्रैल 2007 को हम पहली कंप्लेंट एक मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, पुलिस को देते हैं, और एफआईआर दर्ज होती है 24 जनवरी 2020 को। 20 को जी। चंडीगढ़ का ये मामला है। चंडीगढ़ पुलिस के बहुत उच्च स्तरीय ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एसएसपीज एंड आईजीज आर इन्वॉल्व टू सेव द एक्यूज्ड। आज भी वो लड़ाई चल रही है। मैं ये कास्ट के आधार पे नहीं कह रहा जी, मैं कह रहा हूं कि वो महिला हमारी एक नागरिक, उस महिला के राइट्स कहां हैं? ये जो जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष सजा काटी, वो किसी ऐसे लाट साहब की मेहरबानी रही जिसने आदमी ने किसी को इंसान नहीं समझा। हमारे देश में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये राजशाही, ये अपने आप को लाट साहब समझते हैं। ये किसी की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ सुनते उसकी है जो इनके ऊपर बैठा होता है, मंत्री। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस हैं। राजगोपालाचारी ने जब ब्रिटिश राज, जिसे राज कहा जाता था, जब वो गया तो उन्होंने लाइसेंस राज को कॉइन किया था। हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में लाइसेंस राज को कम किया गया ताकि इकोनॉमी हमारी बढ़ पाए। लेकिन आज हमें ये जो राज है इसको खत्म करना पड़ेगा, तो राज जाना पड़ेगा जी। वो आ नहीं सकता जब तक ये जो ऑफिसर्स हैं मेजॉरिटी, जो अपनी मनमानी करते हैं, जो ये व्यक्ति 20 वर्ष रहा, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी जी। इसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा जी। इसको ब्रश साइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल। और इसके लिए जो लड़ने के लिए आएगा, उसके परिवार को तबाह करने के लिए ये फोर्सेस काम करेंगे। लॉयर्स को, मेरे को खुद पता है कि मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना आज भी पड़ रहा है जी। लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं एक लॉयर हूँ, एक सिटीजन हूँ जी। लेकिन जिस मामले का आपने यहाँ पर उदाहरण दिया है, 2007 से 2020 में तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है सिद्धार्थ जी। ऐसी कानूनी लड़ाई तो मुझे लगता है कि इसके लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो इस जन्म में, मैं तो इस जन्म में इसको खत्म करूंगा। लेकिन एक वकील भी अगर एक ऐसा केस ले ले तो हमारी कंट्री में जुडिशियल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अकाउंटेबिलिटी हम लॉयर्स लेके आएंगे। लेकिन जब मैं देखता हूँ ये यूरिनेटर, एयर इंडिया से अच्छी कैद कौन सी हो? एक एयरप्लेन के अंदर जिस महिला को कैद कर दिया गया जी, उस महिला के साथ अभद्रता हुई। और जब ऐसा लॉयर, जिस लॉयर को मेरे ओपिनियन में उस स्टेटमेंट के बाद वकील होने का कोई अधिकार नहीं है, उस वकील को पहले तो क्षमा याचना करनी चाहिए और बार काउंसिल को उनके लाइसेंस को रद्द करने के ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, लीगल रिफॉर्म्स की हम बात नहीं करते, एथिक्स के ऊपर। आज अगर जो 20 वर्ष जिसने जेल में अपनी जिंदगी खत्म की, उसके लिए कौन सा वकील खड़ा हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? सबसे पहला दायित्व वकील का है टू स्टैंड फॉर जस्टिस। जज बनना बहुत आसान है जी, एग्जामिनेशन पास कीजिए बनिए, पर वकील बनना बहुत कठिन। पर कहीं ना कहीं हम जरूरत से ज्यादा अगर सिर्फ वकीलों को ही कोसेंगे, तो ये वकील आते भी तो इसी समाज से हैं जहाँ पे करप्शन जो है सबसे प्रमुखता से, प्रबलता से बल्कि बना हुआ है। और बेशक देश की जो मोदी सरकार है केंद्र में, एनडीए सरकार, उसका ये दावा रहा है कि करप्शन को लगाम लगा पाने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। लेकिन करप्शन हर स्तर पर अभी भी मुझे लगता है कि बरकरार है। और यही एक वजह, मूल वजह जो लगती है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रणाली जब फेल होता है तो करप्शन कहीं ना कहीं उसकी जड़ में मौजूद नजर आता है। लेकिन मैं आपसे मॉडल प्रिजन मैनुअल जो है 2016, इसको भी समझने की कोशिश करूंगी कि ये प्रिजन मैनुअल कैसा है, कि क्या ये प्रिजन मैनुअल जो है वो सिर्फ कागजों में है, इसका देश की जेलों में कोई क्रियान्वयन या फिर इसका पालन नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो मैं बोलूं, मैं वकीलों को क्यों बोल रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबल है। हमारे देश को स्वतंत्रता मेजॉरिटी वकीलों ने दिला जी। हमारे नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान बने हुए थे, आर्मी ने बहुत लोहे के पंजे से रूल किया था। तब सिर्फ वकील थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और
डेमोक्रेसी को जिंदा रखा था। चीफ जस्टिस को लड़ना पड़ा था। जी। वकील वो समुदाय है जो जिस देश में अगर वकील अच्छे हैं उस देश के अंदर आपके राइट सिक्योर। जी। तो सिर्फ वकीलों पे मैं क्यों दायित्व दूंगा कि वकील एक प्रोफेशन है, बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है, एथिकल प्रोफेशन है। जी। अब आई आपकी जेल मैनुअल की बात। जो मॉडल जेल एक्ट है वो कागजों में बनाया गया लेकिन उसको लागू नहीं कर सकते। मॉडल जेल एक्ट के तहत आपको जेल फैसिलिटीज चाहिए, आपको रिफॉर्म्स चाहिए, आपको रिफॉर्मेटरीज चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में वंस अ सिनर ऑलवेज अ सिनर। जिस व्यक्ति को जेल हो गई उसको कहीं नौकरी दिला के दिखा दीजिए क्या रिफॉर्म कर रहे हैं। जिस आदमी ने 6 महीने जेल भी काट ली उसको आप सरकार में नौकरी नहीं देंगे तो आप कैसे रिफॉर्म करेंगे। अगर गवर्नमेंट अपनी रिफॉर्म पॉलिसी के अंदर उस आदमी को डीबार कर देती है पासपोर्ट लेने के लिए भी, तो वो रिफॉर्म कैसे करेगा। वो तो उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया आपने सिवाय क्रिमिनल रहने के लिए। ही इज आउटकास्ट। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और वो कोर्ट में प्रूव हो गया, कोर्ट ने उसे सजा दे दी, सजा भुगतने के बाद उसको एक फ्रीडम दीजिए, उसको सोसाइटी में वापस लाइए, उनके लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व कीजिए। तो रिफॉर्म्स तब आएंगे। जी। एक और डाटा है जो जी एनसीआरबी का ही डाटा है और इसमें इस डाटा में कहा गया है कि जो जेल के इनमेट्स हैं, जो जेल के कैदी हैं, उनमें से 22% की तादाद ऐसी है जो मानसिक तौर पर बीमार हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है कैदियों की जो कि मानसिक यातनाएं और शोषण का इतना सामना करते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। इस पर भी समझूंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप इस विषय पर कुछ बात रखना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की जेलों में किस तरह के सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म्स जो लाई जानी चाहिए थी, क्या सरकारों का ध्यान इस तरफ से रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस को ही शायद सरकारें भूल गई हैं, शायद वकील भूल गए हैं, शायद देश के न्यायाधीश भूल चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कि देश को किसकी ज्यादा जरूरत है, बड़ी जेलों की या फिर बड़े रिफॉर्म्स की, बड़े स्तर पर सुधारों की, क्योंकि जेल जो है भारत की जेल, वहां पर अंडर ट्रायल कैदियों की ही जो तादाद है वो 77% है। महिला कैदियों के बारे में भी हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ वो अंडर ट्रायल कैदी जिनके मामले की सुनवाई चल रही है अदालतों में, वो भी जेल के भीतर बहुत लंबे अवधि के लिए भी रहने को मजबूर हो जाती हैं। सिद्धार्थ सनवारिया हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये भी आपके सामने एक फिगर रखा था कि 22% जेल में कैदी ऐसे हैं जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी। जी, हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है जी, वह एक ऐसी प्रक्रिया अंग्रेजों ने हमें दी है जिसके अंदर एक अगर नॉर्मल इंसान भी कोर्ट में केस कर दे तो वो कुछ वर्षों में अपना संतुलन खो देगा दिमाग। अब जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है उसको न्याय प्रणाली से कोई उम्मीद नहीं है, कोई विश्वास नहीं है जी। एक हताशा का माहौल देश में है। अगर मैं भी आज केस करता हूं तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कब तक डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता कि आज मैंने केस डाला है कि 20 साल में निर्णय आएगा, 25 साल में आएगा, कब आएगा भी या जिन लोगों के पास पर्याप्त धनराशि है, संसाधन है, उन लोगों के लिए कानून से वो खिलवाड़ कर सकते। हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं जी, रिटायरमेंट के टाइम कई न्यायाधीशों ने ये कहा कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है। अगर उनकी ये स्टेटमेंट है, जिन लोगों ने न्याय देना है, जो वो मानते हैं कि गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता, तो मैं भी इसी मत में हूं कि गरीबों के लिए न्याय बहुत कठिन प्रक्रिया। और क्या ये मानते हैं आप कि पहले की तुलना में, यानी भारत में पिछले समय की तुलना में वर्तमान में ये जो स्थिति और ज्यादा विकट हो गई, और ज्यादा बिगड़ चुकी है? तो ये ज्यादा इंप्रूव हुई है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हुई है जी। हमारे देश में जब तक लाइसेंस राज रहेगा, आज से जैसे हम
आगे सरकार से न जुड़े इससे, जैसे जैसे हम लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। मीडिया जब फ्री हुआ, पहले जब मीडिया लाइसेंस राज के अंदर था तो बैक पेज छापना पड़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जॉन ब्रिटस, पहले उनकी प्रति सिर्फ एक बात है कि कास्ट के बेस पे ना करें, आप सांसद है, हमारे सांसद, आप देश के लिए काम करें, लेकिन उनका आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, छपा। अकाउंटेबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बढ़ रही है। सरकार का रोल बहुत लिमिटेड है, सरकार के चमचों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो चमचे होते हैं, आज अगर नारा लगता है कि किसी भी रैली में चले जाएं, लोग सिर्फ एक लीडर के पीछे लगे हुए हैं, वो देश के लिए नहीं लगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं लीडरशिप में ही कमी, अगर हम मानेंगे कि ये लीडरशिप की कमी ही तो है, जो कि विभिन्न सुधारों के लिए लोगों को या फिर अपने चमचों को ही प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं लीडरशिप है कि हमारे देश में, अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के क्रॉस देखिए, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कांग्रेस पार्टी है, जो लीडर बन जाता है वो राजा हो जाता है, बादशाह हो जाता है जी, वो अकाउंटेबल नहीं है। आप चाहे बीजेपी के लीडर्स को ले लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को ले लीजिए, इनका पब्लिक से कनेक्ट कहां है? कांग्रेस के लीडर्स को ले लीजिए, जो टॉप के लीडर्स है, पब्लिक से कनेक्ट कहां है? आम आदमी से कहां जुड़े हुए? वो तो सत्ता की मशीन बने, राजा बने हुए। लाट साहब पहले महाराजा पटियाला थे, अब महाराजा पार्टी से जी। एक और जैन नाम का एक मंत्री, जी बात पूरी कीजिए, करूंगा। सत्येंद्र जैन नाम का एक मंत्री जेल के अंदर था, गलती से वो आम आदमी पार्टी का मंत्री था, और जो पुलिस है वो बीजेपी के पास है। अगर वो नेता आम आदमी पार्टी का, अगर पुलिस भी आम आदमी की होती तो ये वीडियो कभी नहीं आता जी। अब हमारे हरियाणा के अंदर ले लीजिए, एक इलेक्शन के टाइम पे एक व्यक्ति को नॉर्मली पढ़ा गया कि उसको रिलीज किया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही जिन्होंने अपराधों में वो व्यक्ति जेल में बंद है, दोषी है, जेल में क्या लेकिन बार बार जेल मंत्री की तरफ से उन्हें पैरोल मिल जाती है, एक ही साल में 30 जी। उनको अगर आपके इलेक्शन रोज हो रहे हैं तो वो कभी जेल में रहेंगे ही। बिल्कुल। एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत गंभीर मुद्दा है इसी हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ पॉइंट, ये कि भारत उन चुनिंदा देशों में है शामिल जहां पर किसी भी कैदी को जो देश का सबसे बड़ा संविधान जिसका अधिकार देता है, मताधिकार, वोटिंग राइट्स, वो नहीं है। तो ऐसे में इस विषय पर आपका क्या कहना है कि क्या इस तरह की व्यवस्था जी, अगर उनको आप वोटिंग राइट्स दे दें, जेल के अंदर पोलिंग बूथ दे आए, आप देखिए रिफॉर्म्स कैसे आते हैं। सभी पार्टीज के नेता एक वोट बैंक देखेंगे जेल के अंदर जी, जैसे ही उनको वोट बैंक दिखेगा जेल में रिफॉर्म्स आ जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अखबार में अपने घर के अंदर कोई वायलेशन करता हूं तो उसके ऊपर सरकार तोड़ देगी, लेकिन अगर मेरे साथ 1 लाख लोग मिलकर वायलेशन करें तो वो रेगुलराइज हो जाएगा जी। हमारे नेता कोई भी पार्टी के ले लीजिए, सारे करप्ट, मेजॉरिटी करप्शन इस मामले में है, इनको जहां पे भी संख्या बल दिखेगा वो उसके साथ हो जाएंगे जी। अब जोशीमठ के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन सभी पार्टीज ने अलाउ की। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन ना होती, जो 2 मंजिल से ऊपर बनाने का प्रावधान नहीं था, डिपेंडिंग ऑन द लैंड, जो जियोलॉजिस्ट ने कहा था तो सुना नहीं ना किसी। तो जेल रिफॉर्म्स तब आएंगे जब जेल में जो बंद है उनको वोटिंग राइट दिया जाए जी। आज आप वोटिंग राइट दे दीजिए और देखिए उनको क्या प्रोमिसेस आते हैं मंत्रियों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा, कि हम जेल के अंदर आपको टीवी देंगे, हम जेल के अंदर आपको पिज्जा देंगे, वो तो रेस्टोरेंट खोल देंगे जेल जी। ऐसे में सिद्धार्थ जी, क्या वोटिंग राइट मिलना चाहिए जेल के भीतर जो कैदी 77% अंडर ट्रायल कैदी हैं जी, और मिलना चाहिए जी। रिप्रेजेंटेशन जी, किसी भी सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं किया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है इस अधिकार से रोकता है कि इसमें किसी तरह का संशोधन किया जाए। आज तक किस देश की कोई भी पार्टी हो या फिर सरकार हो इस विषय पर बात ही नहीं करती है, इस विषय पर स्टेटमेंट्स ही नहीं आती हैं। पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे
वो ये कहा करते थे कि जेल के अंदर उसको बंद किया जाता है जिसके अंदर आवाज उठाने की क्षमता है। जेलों में ऐसे भी कई इनोसेंट बंद हैं जिन्होंने कुछ आवाजें उठाई। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में तो ज्यादा हो रहा है शायद, अगर आपको सत्ता पक्ष की कोई बात से आप उस इत्तेफाक मेरी सत्ता पक्ष मेरा थोड़ी है, ये तो सरकार है। ये जो सांसद है जॉन ब्रिटस, ये भी मेरे सांसद है, बिल्कुल मेरी कंट्री है। ये जो वर्तमान में सरकार है इसके पास कोई अपोजिशन नहीं है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो जनरल पब्लिक के अंदर परसेप्शन जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे पास अपोजिशन पार्टीज नहीं है, हमारे पास कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, लीडरशिप वैक्यूम आया हुआ है। और जो आदमी अपनी आवाज उठाते हैं उनको चैनलाइज नहीं किया जा रहा। अब जेएनयू का मामला लीजिए, वहां पे एक कास्ट को हटाने का अगर आप कोई स्लोगन लगाएंगे तो दूसरी पार्टी को जो उसके विरोधी है उनको मौका मिल जाएगा कि वो क्या दिस विल लीड टू एनार्की। अब हमारी कंट्री में बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स आए, आगे भी आएंगे जी। आज भी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और होंगे, लेकिन हमारी जो पब्लिक है वो ये नहीं सोच पाती कि एक लीडर के बाद भी कंट्री है जी, वो सिर्फ लीडर तक सीमित हो जाती, व्यक्ति विशेष की पूजा होनी शुरू हो जाती, वो गलत है। सेकेंडली, हमारी कंट्री में जो आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, अगर आज मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि वेस्ट बंगाल में मुझे अरेस्ट किया जाएगा, राजस्थान में अरेस्ट किया जाएगा या मुझे बेल मिलेगी चंडीगढ़ जी। ये सत्ता किसकी है? अब ममता बनर्जी बंगाल में है, अगर मैंने कुछ बोला उनको पसंद नहीं आया तो मुझे वहां अरेस्ट कर देंगे जी। अगर राजस्थान में कांग्रेस की उनको पसंद नहीं आया मुझे वहां अरेस्ट कर देंगे। बीजेपी की सरकार हरियाणा में, अगर हरियाणा में उनको पसंद नहीं आया, बीजेपी को पसंद नहीं आया, मुझे हरियाणा में अरेस्ट कर। लॉ एंड ऑर्डर तो है। अब एक पैटर्न देखिएगा, आम आदमी पार्टी सरकार में आई, पंजाब में एक आदमी को एफआईआर दर्ज, दिल्ली में उसको लेने गए, रास्ते में सड़कों के ऊपर पुलिस का जुलूस निकल गया जी। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस से लड़ रही है, उनके पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है कहां? इसके अंदर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल। मैं एज ए सिटीजन मुझे यही नहीं पता कि अरे बंगाल में उसकी सरकार, राजस्थान में किसी और की सरकार, हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार, तो भैया भारत सरकार कहां है? राज्य सरकारें कहां है? तो पार्टी की सरकारें। और ये केवल एक मोदी को ब्लेम करने से नहीं होगा, बिल्कुल ये होगा ममता, मोदी, मनोहर लाल, गहलोत, इन सबको ये सोचना पड़ेगा कि पार्टी के बेसिस पे आप सरकारें नहीं चलाएं। लेकिन एक बात जो आपने शो के दौरान कही थी कि जो वकील समुदाय है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है हमेशा ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि कानूनी रूप से वो काफी सक्षम होते हैं, मजबूत होते हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी ये भावना जो है, इसको प्रबलता मिलनी जरूरी है, इसकी मजबूती होना जरूरी है कि आपको देश के लिए पहले सोचना होगा, बाद में खुद की तरक्की के बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, क्योंकि समय समाप्त हो गया है स्ट्रेट टॉक में, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के विषय को लेकर जो समर्थन और प्रोत्साहन की कामना मैंने की थी, आप शो के साथ लगातार जुड़े रहे, बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अपना बेशकीमती फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर देना ना भूले। अपना ख्याल रखें और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आपको धन्यवाद, नमस्कार, फिर होगी मुलाकात।